नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अलका कुमार। आप सभी का मंच सुधा पर स्वागत है। मंच सुधा एक अनोखा वर्चुअल मंच। मंच सुधा पर आपको सीधे रूबरू कराते हैं एक्सपर्ट से, ताकि महिलाएं अपने सुनहरे दिनों में फिट, स्ट्रांग और आत्मनिर्भर बनी रहे। मंच सुधा पर आपको महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में भरपूर ज्ञान का प्रभाव मिलेगा। आज का विषय है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कर्करोग, और इस विषय पर मार्गदर्शन करने आ रही है नागपुर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर रोहिणी पाटिल। यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जी हाँ दोस्तों, पुराने जमाने से हम ये सब चीजें सुनते आ रहे हैं, जबकि अबला से सबला जीवन हो चुकी हैं हम सब। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कब तक हमें यूं ही गिरते पड़ते संभलते रहना होगा। कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे जीवन की संध्या बेला आनी शुरू होती है, उसके दौरान सूरज की लालिमा के साथ कुछ अंधियारा सा भी कभी कभी प्रवेश कर जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, एक तो कैंसर, और वो भी ब्रेस्ट का। जैसे ही डायग्नोस होता है तो एक बार तो जैसे वज्र का सा प्रहार हो जाता है। आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, जैसे कि सब कुछ दिखाई पड़ना सुनाई पड़ना बंद, सब कुछ खत्म, और उसके साथ साथ जैसे जीवन भी समाप्ति की ओर। तो क्या दोस्तों, सही में ये इतना खतरनाक है कि हम इससे जूझने में हमें इससे सफलता ही ना मिलेगी, या हम इसका सामना ही ना कर पाएंगे? आप खुद को कम ना समझें, क्योंकि आप खुद एक दिव्य आत्मा है। दोस्तों, गिर के संभलना और डट के खड़े रहना, यही जिंदगी है। यदि कभी इस तरह की कोई भी क्राइसिस आपके जीवन में आती है, तो आप निराश न हो, और चुपचाप हम बैठ के बिल्कुल भी नहीं सकते, चलना तो पड़ेगा ही। तो क्यों ना हंस के ही चला चलना है या ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपको बताने के लिए आ रही हैं हमारी आज की स्पीकर डॉक्टर रोहिणी पाटिल मैम। उनके द्वारा हमें आज नॉलेज मिलने वाला है इस विषय पर। आगे की बात डॉक्टर अलका मैम के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद राधा। सभी सखी सहेलियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अलका कुमार आप सभी को मंच सुधा टीम की ओर से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज का विषय स्तन कैंसर है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता। कल कहीं देर ना हो जाए। हम जानते हैं कि अक्टूबर महीना ये पिंक महीना करके स्तन कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता का महीना होता है। अक्सर आप टीवी, रेडियो पे मैमोग्राफी और स्तन कैंसर के बारे में इस महीने में काफी ऐड विज्ञापन सुनते होंगे या देखते होंगे। पर क्या इसे अक्टूबर पिंक डे जैसा एक इवेंट बना के भुला जा सकता है? नहीं। हमें इस कैंसर की नियमित रूप से जागरूकता और व्याख्यान, जांच, और अगर कैंसर का निदान होता है तो उसका इलाज, भावनात्मक आधार, इमोशनल सपोर्ट और पुनर्वासन यानी रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। आज ऐसे ही एक डॉक्टर, डॉक्टर रोहिणी पाटिल हम हमारे साथ जुड़ी है। डॉक्टर रोहिणी का कार्य बड़ा महान है। आप काफी कैंसर की संस्थाओं से जुड़ी हुई है। आपने काफी इस विषय पे जागरूकता काफी फैलाई है। नहीं कि महाराष्ट्र पर ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका योगदान है। आपने 100 से अधिक ऐसे जागरूकता अभियान लिए हैं ब्रेस्ट कैंसर पे। आप एक बहुत अच्छी संस्था नीटेड डॉक्टर्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी है, और जो ब्रेस्ट मरीजों को ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस निःशुल्क इसमें उपलब्ध करते हैं। तो जानेंगे डॉक्टर रोहिणी पाटिल से स्तन कैंसर के विषय में, और आपके जो भी सवाल है आप रोहिणी पाटिल आपके आपको आपको उसमें से कैसे संभाला जाए इसके बारे में आपको जागरूक करेगी। धन्यवाद। ओवर टू रोहिणी पाटिल। रोहिणी। आप सब सखी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं तहे दिल से मंच सुधा को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मुझे मौका मिला है आप सब लोगों से जुड़ने का और मन की बात करने का। मन की बात मैं इसलिए करती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि महिलाएं उसके बारे में बात
करने को डरती है और हो जाता है तो वो फिर डरती है। तो मैं अब आप भी कहती हूँ, स्तन कैंसर से डरे नहीं, लड़े। इसीलिए हम सब लोगों ने साथ में आके इससे लड़ना जरूरी है। अक्टूबर ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। पिंक अक्टूबर बोला जाता है। जगह जगह पे आपको पिंक रिबन दिखाई देती है, स्लोगन्स रहते हैं, और ये हर एक स्लोगन, हर एक पिंक रिबन हर एक व्यक्ति के लिए अलग मायने रखता है। जो उसमें से गुजर चुका है वो कहीं अपनी हिम्मत, अपना शौर्य, अपनी लड़ाई देखता है, और जो उसमें से गुजरे नहीं है वो कहीं उसमें से सीख लेना चाहते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जन जागृति फैलाने के लिए, और जो उनसे उसमें से गुजर रहे हैं उनकी हिम्मत जुटाने के लिए, और उनको एहसास दिलाने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं। तो साथ मिलके ही लड़ाई जीती जाती है करके ही मैं ब्रेस्ट कैंसर मरीज जो बाहर उसमें तो निकले हैं उनको मैं सर्वाइवर कभी नहीं बोलती हूँ। वो एक योद्धा होते हैं, वो एक वॉरियर होते हैं, जो उसमें से वो लड़ाई जीत कर आगे निकलते हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना क्यों बोला जाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर है जो भारत में ही नहीं पर सारी दुनिया में महिलाओं के लिए अग्रगण्य कैंसर है। ये पहले नंबर पे आता है, इसके मरीज सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और ये ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा इसकी चिंताजनक बात ये हो रही है कि पहले बोला जाता था कि ये 40 या 50 साल की उम्र में होने वाला कैंसर है, पर अब तो हम 20वीं या 20s में या 30s में भी पेशेंट्स को देखते हैं। और अगर आप सच मानो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक 18 साल की लड़की को भी ब्रेस्ट कैंसर हुए देखा है। सो ये कहीं आपको डराने के लिए नहीं है, पर ये आपके लिए कहीं आपकी जागरूकता ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जगाने के लिए बता रही हूँ। और ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये 20s में 30s में तो होता है, पर 80s और 90s के उम्र में भी ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ये आपने देख ही लिया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हर एक महिला अपने लाइफ टाइम के रिस्क में रहती है। वो चाहे 20s में हो, चाहे 30s में, चाहे 40s में, चाहे 50s में, हाँ, और 80s और 90s में भी। तो सबसे बड़ा आप देखेंगे कि रिस्क फैक्टर होता है कि हम महिला है, हमने जन्म लिया है महिला बनकर। पर ये भी जानना जरूरी है कि ये जो स्तन कैंसर है, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये सिर्फ महिलाओं में के लिए सिर्फ सीमित नहीं है, ये पुरुषों में भी पाया जाता है। हाँ, बल्कि पुरुषों में कंपैरेटिवली टू वुमेन केसेस कम होती है, पर अगर कंपेयर किया जाए तो उनमें मृत्यु संख्या ज्यादा है, क्योंकि पुरुष कभी सोचते ही नहीं है कि ये जो गठान मुझे लग रही है ये कहीं कैंसर की हो सकती है, और वो जब पहुंचते हैं डॉक्टर के पास तो देर हो चुकी रहती है। जब मैं पहले ये बताती थी कि पुरुषों को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे ऑडियंस में मुझे दिखता था। उनको लगता था कि पुरुषों को ब्रेस्ट ही नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर कहाँ से। हाँ, पुरुषों को वेल डेवलप ब्रेस्ट नहीं होती है, पर हाँ, उनको ब्रेस्ट टिश्यू जरूर होता है, और वो ब्रेस्ट टिश्यू काबिल रहता है कि उसमें कैंसर शुरुआत हो और डेवलप। और पुरुषों के में एक जो मैंने बताया है कि उसमें वो सोचते ही नहीं और बहुत लेट पहुंचते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू कम होने के कारण उनका कैंसर स्किन, त्वचा के बाहर भी बहुत जल्दी आता है, और पीछे हड्डियों में भी बहुत जल्दी जाता है। उनका फैलना फास्ट हो जाता है क्योंकि वो टिश्यूज कम रहता है। तो ये रही बात ब्रेस्ट कैंसर की। और ये देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर में हमारे देश में हर 4 मिनट में एक डायग्नोसिस होता है ब्रेस्ट कैंसर का, और हर 13 मिनट में एक महिला को हम खोते हैं। बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं तो जब हम 2 महिलाएं डायग्नोस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो हम एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर में खो देते हैं। तो इतना गहरा असर हमारे समाज में ये ब्रेस्ट कैंसर का है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो सर्वाइवल रेट है वो पश्चिम देशों से हमारे इसमें कम है, वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे इसमें कम है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें कहीं जन जागरूकता कम है।
हम लोगों की पहले ही जब पेशेंट के पास हम डॉक्टर के पास हम पेशेंट जाता है तो 50% थर्ड स्टेज में जाते हैं और 15 to 20% कहीं फोर्थ स्टेज में जाते हैं, जब उसका इफेक्टिवली इलाज करना मुश्किल होता है और कहीं जाके तभी ब्रेस्ट कैंसर को मृत्यु यानी ब्रेस्ट कैंसर इज इक्वल टू मृत्यु ऐसा एक समीकरण हो जाता है, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर हम इसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में करते हैं तो ये ट्रीटमेंट जो ऑफर होती है हमें मिलती है, उसके लिए ये एक बहुत प्रतिकूल प्रतिसाद मिलता है हमें, और फिर एक बहुत सुंदर जिंदगी हम आगे जीते हैं। तो ये महत्व होता है अर्ली डायग्नोसिस का। ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, पर हाँ जरूर उसका अर्ली डायग्नोसिस हम जरूर कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। हमें इसके ऊपर एक ही उपाय है, अर्ली डायग्नोसिस। प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, पर अर्ली डायग्नोसिस ही हमारा बेस्ट प्रोटेक्शन माना जाता है, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो कहीं जाके हम उसका इफेक्टिवली इलाज कर सकते हैं। और इसी के लिए हमें उसके बारे में जन जागृति बहुत जरूरी है, जिसके जिसके तहत हम बहुत जल्दी जान सकेंगे कि हमें जो तकलीफ हो रही है वो क्या, हम डॉक्टर के पास जाके उसके बारे में जान सके। और ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। पर हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स अगर है तो आपको 100% ब्रेस्ट कैंसर होगा ही, ऐसा नहीं है। और रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो मुझे तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो मुझे तो ये कैंसर होने ही वाला नहीं है, ये भी नहीं है। रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके आम जनता से कहीं आपका ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी बढ़ाते हैं। यानी रिस्क फैक्टर्स हो या ना हो, आपने सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। आई थिंक आई नीड द पीपीटी। तो चलो हम जाने नेक्स्ट। आई नीड द नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्या जानना जरूरी है, ये हम पहले देखेंगे। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है तो इसमें देखा जाता है कि अगर अर्ली स्टेज में हम उसको पकड़ लेते हैं या डायग्नोसिस कर लेते हैं तो 80% चांसेस है कि हम उसमें से निकल जाएंगे। पर ऐसा देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि जहाँ जन जागरूकता कम रहती है, उसके बारे में सतर्कता कम रहती है, उसके बारे में हमें जानकारी कम रहती है, तो कहीं जाके हम थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं, और जब हमको एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट रिजल्ट नहीं मिलता है और फिर कहीं ब्रेस्ट कैंसर यानी मृत्यु, ये एक समीकरण हो जाता है। नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको बताया है कि हर 3 मिनट में एक महिला डायग्नोस होती है, हर 12 मिनट या 13 मिनट में एक महिला का मृत्यु होता है। और देखो ये बहुत जरूरी है आप लोगों ने जानना कि 70% महिलाओं में कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं मिलते हैं। और बाद में देखा जाता है कि जो पर्सनल हिस्ट्री रहती है, लाइफस्टाइल रहती है, वो सिर्फ इंक्रीज करती हैं तुम्हारे चांसेस ना, बल्कि वो आपको ये नहीं बताती कि 100% आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा या नहीं होगा। और पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। नेक्स्ट। अब होता है रिस्क फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो आपकी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ाते हैं। उसमें कुछ हम बदल सकते हैं, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम बदलाव ही नहीं ला सकते हैं। एक तो हमारा जेंडर, हम महिलाएं हैं। महिला होना ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में इसका इंसिडेंस ज्यादा है। एक पर्सनल कैंसर हिस्ट्री, जिसमें बोला जाता है कि अगर आपको पहले कैंसर हुआ है तो आपको
वो ही ब्रेस्ट में फिर से कैंसर होना, अगर वो कंजर्वेशन किया है तो, या फिर अगर फिर पूरा निकाल दिया है तो आपको सेकेंड ब्रेस्ट में होने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन से दुगने रहते हैं। सो एक ये पर्सनल कैंसर हिस्ट्री हम बदल ही नहीं सकते। एक बार आपको कैंसर हो गया तो आपकी रिस्क कहीं बढ़ जाती है। अर्ली मेंस्ट्रुएशन और लेट मेनोपॉज, अर्ली मिनार्की भी बोलते हैं उसको, आपके मेंसेस अगर जल्दी चालू होते हैं और आपका मेनोपॉज लेट आता है, तो ये एक फैक्टर रहता है, क्योंकि जब आपका मेंसेस चालू होता है वहां से लेके आपका मेनोपॉज, ये जो समय रहता है, ये समय रहता है कि आप हार्मोन्स को एक्सपोज रहते हैं, और ये हार्मोन्स कहीं कहीं आपके ब्रेस्ट टिश्यू को चेंज करते हैं, कहीं आपके रिस्क बढ़ाते हैं। तो ये समय जितना लंबा, यानी बहुत जल्दी अगर आपके मेंसेस चालू हुए और बहुत लेट मेनोपॉज आया, यानी 55 इयर्स के बाद आया, तो कहीं आपकी रिस्क बढ़ती है, पर ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आता है ब्रेस्ट डेंसिटी। ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट जो होता है वो अलग अलग टिश्यू से बना रहता है, उसमें ग्लैंड्स रहती है, उसमें फाइब्रस टिश्यू रहता है, उसमें फैट रहता है। मैक्सिमम जो कंपोनेंट रहता है ब्रेस्ट का वो रहता है फैट, पर कुछ महिलाओं में ये फैट कंटेंट कम रहता है, फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड्स ज्यादा रहती है, तब जाके ये हमें ब्रेस्ट डेंस नजर आती है। जब आप मैमोग्राफी करते हैं तब ये कहीं बहुत ज्यादा व्हाइट नजर आती है, और कहते हैं कि ये डेंस ब्रेस्ट टिश्यू जो रहता है ये कहीं आपकी रिस्क बढ़ाता है करके। जब भी मैमोग्राफी में आपके रिपोर्ट आता है कि ब्रेस्ट टिश्यू डेंस, तो आपने थोड़ा सतर्क हो जाना है। इसमें एक फैक्टर ये है कि वो इनहेरेंटली आपका रिस्क इंक्रीज करता है। सेकेंडली, इसमें छोटे छोटे जो लम्प्स या लीजन्स बोलेंगे वो उसमें बहुत बार नहीं दिखते हैं, और तभी जाके ब्रेस्ट जब डेंस रहती है तो हम सोनोग्राफी का हेल्प लेते हैं। और बाकी कंडीशंस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रहती हैं ब्रेस्ट की, जो हम बोलते हैं कि वो आपको प्री डिस्पोज करती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अब आते हैं मॉडिफाइबल। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हम अपना बॉडी वेट है। ये बॉडी वेट हमने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना ही अपने को जीरो फिगर चाहिए करके, जरूरी है कि आपका फैट कंटेंट, चर्बी आपके शरीर की कम हो। वजन कम करना, उसका मतलब आपके शरीर का चर्बी कम करना है, फैट कम करना है, क्योंकि ये जो फैट रहता है वो सिर्फ अपने शरीर में बैठता नहीं है। ये फैट एक सोर्स रहता है हमारे शरीर के ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने का, और ये कहीं ईस्ट्रोजन तुम्हारे रिस्क बढ़ाता है करके बॉडी वेट कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। और उसका एक है फिजिकल एक्टिविटी, आपने एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करना है। एक्सरसाइज दोनों तरह के, एक मसल और एक कार्डियक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसके बाद अल्कोहल यूज। अल्कोहल यूज बोलने के बाद महिलाओं में अल्कोहल यूज एक बहुत लोगों में एक प्रश्न आता है कि अल्कोहल का क्या संबंध। नहीं, आप जानो कि अल्कोहल कंजम्पशन इन वुमेन हैज इंक्रीज्ड, और कहीं ये अल्कोहल इम्पैक्ट करता है ब्रेस्ट सेल्स पे, और ये ब्रेस्ट सेल्स अफेक्टेड बाय द अल्कोहल कंटेंट changes into some changes in cells which go in for the cancer. उसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग तो बहुत कुछ चीजों के लिए रिस्क फैक्टर है। हाँ, स्मोकिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और पिछले 10 साल में देखा जाता है कि महिलाओं में स्मोकिंग का रेट 30% बढ़ा हुआ है। एंड प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यस, बोला जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी, फर्स्ट बेबी आपका 30 इयर्स के पहले होता है तो आप कहीं आपकी रिस्क कम करते हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब से आपके मेंसेस चालू हुए तब से और आपका प्रेगनेंसी होता है, वो जो पीरियड लंबा रहता है, या आपके मेंसेस जल्दी शुरू हुए या आपने बेबी लेट किया है, तो आपके ब्रेस्ट सेल्स जो हार्मोन जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस समय मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैच्योर होते हैं, और वो मैच्योर ब्रेस्ट सेल्स कहा जाता है कि बहुत इजीली कैंसर सेल्स में चेंज नहीं होते हैं। तो 30 इयर्स के पहले आपका फर्स्ट बेबी, एंड सेकेंड इज ब्रेस्ट फीडिंग। यस, ब्रेस्ट फीडिंग आप जब करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर तो करना ही चाहिए, पर अगर आप 1.5 ईयर के लिए करते हैं तो कहीं आप आपकी 4% रिस्क कम करते हैं।
सो पर अनअवॉइडेबल रीजंस अगर रहे तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और एक्सपोजर टू रेडिएशन तो एक अपना रोल अदा करता ही है कैंसर डेवलप होने में, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे रेडिएशन का, जब हम मैमोग्राफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि मैमोग्राफी में भी तो रेडिएशन यूज होता है। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए रिस्क फैक्टर्स है अल्कोहल, एक जीन म्यूटेशन रहता है जिसके लिए महिलाओं के लिए भी वो रिस्क फैक्टर रहता है BRCA2। उसके बाद एजिंग जनरली बोला जाता है कि पुरुषों में मोर सो 50 इयर्स प्लस में ज्यादा देखे जाते हैं, मोर इन 60 प्लस, पर अभी यंगर जनरेशन में भी देखा जाता है। क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर, हाँ ये बहुत महत्व का है महिलाओं के लिए भी, अगर अल्कोहल यूज ज्यादा है तो कहीं एस्ट्रोजन लेवल्स आपके फ्लक्चुएट होते हैं और वो ही कहीं आपको रिस्क बढ़ाते हैं। हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक, आपके फैमिली में किसी को है तो आपको होने की संभावना है, पर ये फैमिली हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि कहीं सिर्फ 13%, 10 to 13% ही देखा जाता है। और एक्सेस बॉडी वेट जैसे मैंने आपको बताया सेम गोज फॉर मेल। नेक्स्ट, अब आते हैं कि ये सब रिस्क फैक्टर्स तो पता है, पर हम खुद को किस तरह से पता चले कि हमें ये हो रहा है तो ये इसमें कुछ मायना रखता है या नहीं। तो सबसे पहला आता है लंप। पर ये जो लंप रहता है, लंप नोड्यूल, ये कहीं आपके ब्रेस्ट में हो सकता है, अपर चेस्ट में हो सकता है, या आर्मपिट में हो सकता है, या यहाँ पे जो क्लाविकल बोन रहता है वहां पे भी आपको नोड्यूल लग सकता है। तो ये जो लंप है या नोड्यूल है, तो आपने जान लेना चाहिए कि इन सभी जगहों में कहीं आपको नोड्यूल लंप लगता है तो आपने जरूर आपके डॉक्टर को मिलना है, नहीं बल्कि पैनिक करना है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नोड्यूल या लंप लगता ही नहीं है, कहीं आपको थिकनिंग लगता है, कहीं यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जाड़ा जाड़ा सा लगने लगता है, मोटा मोटा सा लगने लगता है। तो उस समय भी आपने आपके डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी एक लक्षण हो सकता है। पर डरे नहीं, आपको ये मालूम रहना चाहिए कि 80% ऑफ नोड्यूल्स और लंप विच आर फेल्ट आर नॉन मैलिग्नेंट, आर नॉट कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं होते हैं। तो लगते ही बहुत पैनिक मत करो कि मुझे क्या हो गया, अब तो मुझे कैंसर ही हो गया होगा। 80% ऑफ टाइम्स ये नॉन मैलिग्नेंट या कैंसर के नहीं होते हैं। उसके बाद आता है निपल। निपल एक तो आपका अंदर खींचा हुआ रहता है, और इसको या बोलते हैं कि इन्वर्टेड निपल। निपल हर बार बाहर की तरफ पॉइंटिंग रहता है, पर किसी कारणवश वो अंदर खींचा हुआ अपने को नजर आता है, उसको इन्वर्टेड निपल बोलते हैं, वो भी एक साइन रहता है। उसके बाद डिम्पलिंग, बहुत ही सरल शब्दों में बताया जाता है कि आपकी स्किन संतरे के छिलके के समान दिखने लग जाती है, या उसमें छोटे 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 गड्ढे दिखने लग जाते हैं। वो बिना यानी उसमें बहुत ऑब्वियस रीजन नहीं रहता है, वो कहीं लाल दिखने लग जाती है, रैश आता है, रेडनेस रहता है, और ये स्किन चेंजेस भी हमने देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद रहता है कि निपल से स्त्राव आता है, और ये स्त्राव कहीं रक्त मिश्रित स्त्राव रहता है, जिसका एक हमको अलार्मिंग साइन रहता है। पर ये सभी चीजें जब आपको कहीं नजर आती है खुद में, तो हमको ये पता लगना है कि हमने इन सब चीजों के बारे में पूछने के लिए हमारे डॉक्टर के पास ही जाए, न बल्कि अपनी सहेली या पड़ोसी या कोई रिलेटिव के साथ बात करें। और फिर कहीं आपको पता चलता है, वो बोलती है कि नहीं ये तो गठान मुझे भी थी, पर ये तो मेरी दूध की गठान थी, बाद में निकल गई। हाँ, उसकी जो गठान थी, उनकी जो गठान थी, वो दूध की गठान थी, पर ये बताने वाला कौन रहना चाहिए? वो रहना चाहिए आपका डॉक्टर, क्योंकि उनकी गठान दूध, आपकी गठान दूध की है या नहीं, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद हमको आगे बढ़ेंगे, हम इस खुद को किस तरह से इसके लिए सतर्क करें। नेक्स्ट, अब एक रहता है कि जब हम एक गुड ब्रेस्ट हेल्थ प्लान करना है, ये ब्रेस्ट हेल्थ प्लान क्या रहता है कि हमने खुद की 3 चीजें हैं। एक सेल्फ अवेयरनेस, यानी मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं बहुत बार बोलती हूँ कि हर एक ने
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सीखना चाहिए। ये एंड जब हो जाएगा मेरा स्लाइड्स, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। सेकेंडली, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, और बाद में ईयरली मैमोग्राम। 40 इयर्स के बाद हर एक स्त्री ने मैमोग्राम करना बहुत जरूरी है, और 20 साल के बाद हर एक महिला ने अपनी ब्रेस्ट खुद तपासना जरूरी है। मैं यही बताती हूँ कि अगर आप जानोगे कि आपके लिए नॉर्मल क्या है, तभी जाके आप जानोगे कि आप में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है क्या। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा पिक्चर है जिसपे से आपको समझेगा कि आप अगर रेगुलरली मैमोग्राम्स नहीं करते हैं या एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, तो वो सबसे बड़ा जो मोती है, उतनी बड़ी गांठ, ये कंपैरिजन के लिए आपको सब मोती रखी हूं मैंने। वो सबसे बड़ा जो मोती है, इतनी बड़ी गांठ होने के बाद ही आपको पता चलेगा। पर उसके बाद अगर आप मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे एक साइज छोटा मोती जो आपको नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में, वो साइज का मोती आपको, ये वाला मोती, उस यानी कंपैरिजन कीजिए कि आपने कभी कभी आपने एग्जामिन ही नहीं किया है और कभी भी आपने मैमोग्राम नहीं किया, और ऑल ऑफ अ सडन जब आपको नजर आता है तब आपका नोड्यूल या लंप इतना बड़ा हो जाता है। और मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे कुछ साइज कम होगा जो आपका डिटेक्ट होगा, या आप आपके डॉक्टर से एग्जामिन कराते हैं तो उससे और साइज छोटा आपको नजर हाथ को लगेगा। और उसके बाद अगर आपने मैमोग्राम करते हैं पर फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं, तो भी थोड़ा सा साइज कम उससे, और सबसे कम साइज आप अगर देखोगे तो ये है। ये अगर आप रेगुलरली मैमोग्राम करते हैं तो आपका ब्रेस्ट कैंसर या नोड्यूल जल्दी डिटेक्ट होता है। तो हमारा एम ये रहता है कि आपको कोई तकलीफ होने के पहले हम उसको पकड़े या उसका निदान लगाएं। तो रेगुलर मैमोग्राफी आप करते हैं या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, तो कहीं आप आपकी खुद की मदद करते हैं, आपके शरीर में कुछ एबनॉर्मल डेवलप हो रहा है क्या, उसकी जानकारी लेने के लिए। नेक्स्ट, ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ये एंड ऑफ पावर पॉइंट से। और बहुत महिलाएं ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती ही नहीं है। यंग गर्ल्स में देखा जाता है कि वो बहुत शर्माती है और कहीं उनको बहुत डर लगता रहता है, और उनको नॉलेज ही नहीं रहता है किस तरह से करो, तो कहीं गलत करती है और फिर बहुत डर जाती है या भूल ही जाती है कि मुझे एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है कि आपके डॉक्टर इस चीज की जांच करते हैं, और डॉक्टर से जांच कराना भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट, अब आता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी ये एक लो एनर्जी एक्सरे से लिया जाता है ह्यूमन ब्रेस्ट पे। दो प्लेट्स रहती है जिसके बीच में आपका ब्रेस्ट रखा जाता है और स्लाइटली कंप्रेस होता है, थोड़ा सा उसको कंप्रेस किया जाता है सो दैट वो ब्रेस्ट फ्लैट हो। फ्लैट होने के, ऐसा होने से कहीं यहाँ पे नोड्यूल है तो नहीं पता चलेगा, अगर ये फ्लैट है तो ये नोड्यूल बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। और यही टेक्निक से हम रेडिएशन बहुत लो यूज होता है। बहुत मेरे अवेयरनेस टॉक्स में पूछा जाता है कि मैडम, रेडिएशन तो एक रिस्क फैक्टर है, तो हम मैमोग्राफी हर साल करेंगे तो फिर क्या, फिर तो हमारी रिस्क बढ़ेगी। पर नहीं, आप ये जान लीजिए कि मैमोग्राफी में बहुत ही लो डोज रेडिएशन रहता है जो मेडिकल गाइडलाइंस के से लिमिटेड रहता है। और ये जो रेडिएशन है वो कहीं हार्मफुल नहीं होगा क्योंकि उसका डोज बहुत कम है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जो ब्रेस्ट रेडिएशन हमारी ब्रेस्ट को मिलता है उससे कई गुना ज्यादा हमारे वातावरण में जो रेडिएशन रहता है उसको हम एक्सपोज रहते हैं। और ये जो रेडिएशन, लो डोज रेडिएशन, बहुत मिनिमम अमाउंट एक्सपोज होते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद ही रहता है। उसमें कहीं रिस्क नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर इसके कारण डेवलप होगा। और ये मैमोग्राफी 40 इयर्स के बाद हर महिला ने करनी चाहिए।
पर अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसके 10 साल पहले से, यानी वो जो एज रहेगा आपके फैमिली मेंबर का, उसके 10 साल पहले से आपने आपका स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो जनरल पॉपुलेशन, फर्स्ट डिग्री यानी बहन, मम्मी, मौसी, इन लोगों में अगर और नानी, अगर इन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपका रिस्क डबल हो जाता है। पर अगर एक व्यक्ति हो इनमें से, तो अगर 2 व्यक्ति हो, तो आपका रिस्क 5 टाइम्स जनरल पॉपुलेशन से इंक्रीज होता है। पर यहाँ फिर से आप अच्छे से ख्याल रखिए कि मैंने यहाँ ऐसा कहीं नहीं बोला कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में 1 या 2 लोगों में होता है, तो आपको निश्चित ही होगा। नहीं, आपकी सिर्फ रिस्क बढ़ती है, पर ये नहीं बताता है कि आपके लाइफ टाइम में आपको होगा ही या नहीं होगा। आपके लाइफ टाइम में आपकी रिस्क बढ़ी हुई रहती है, यानी आपने ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से ब्रेस्ट चेंजेस अगर आपने देखे तो आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने बताए थे आपको कि कोई बहुत ऑब्वियस वजह नहीं है, पर आपकी त्वचा लाल हो गई है, स्किन में चेंजेस आ गए हैं, कहीं निपल में डिस्चार्ज है जो ब्लड स्टेन है, निपल्स अंदर खींचे हुए हैं, कहीं नोड्यूल या लंप नजर आया है, दोनों ब्रेस्ट साइज में कुछ फर्क नजर आ रहा है, कहीं आपको डिम्पलिंग या कहीं आपका ब्रेस्ट बाहर की तरफ निकला हुआ ऐसा नजर आता है, तो आपने डॉक्टर को जरूर मिलना है। पर ये आपको कब समझेगा? आपको ये तभी समझेगा जब आपको आपकी ब्रेस्ट नॉर्मल कैसे रहती है ये पता चले, तो ही आपको पता चलेगा कि उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट, तो संक्षिप्त में अगर बोले तो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, वेट हेल्दी लिमिट में रखना चाहिए, एक्सरसाइज रूटीन रखना चाहिए, अल्कोहल और हार्मोन यूज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप बिना बीच में उसको डिसकंटिन्यू किए 10 साल लेते हैं, तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो चांसेस रिस्क कब कम होती है? 20 साल के बाद। वैसे ही अगर स्मोकिंग आपने एडोलेसेंट एज में शुरू किया है, बहुत जल्दी शुरू किया है, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं, और उसको 19 साल के बाद उसके रिस्क कम होती है, बंद करने के 19 साल बाद। और ब्रेस्ट फीडिंग एब्सोल्युटली जब भी आप कर सकते हैं, तो आपने 1.5 साल तो करना ही है, और नहीं होता है तो 1 साल तो जरूर करना है। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ कि फैट के बारे में मैंने तो बोला ही है, नींद भी आपका रिस्क कम या ज्यादा करते हैं। एक सिकार्डियन रिदम रहता है कि रात को हमारे शरीर की एक ये रहता है कि हमने नींद रात में होना है, और दिन में हमने काम करना है और जगना है। जब हम रात को सोते हैं, तो 2 या 3 बजे के करीब, बहुत अर्ली मॉर्निंग में, मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर के होने के लिए हमको से बचाता है, प्रोटेक्टिव रहता है ब्रेस्ट सेल्स के लिए। और अगर आजकल देखा जाता है कि लड़के लड़कियां बहुत उनकी लाइफस्टाइल अलग हो गई है, नाइट लाइफ रहता है, पार्टीज करते हैं, लड़कियों को शिफ्ट ड्यूटीज रहती है, और तब जाके कहीं ये रात की नींद कहीं गड़बड़ हो जाती है, और फिर ये मेलाटोनिन सिक्रीशन कहीं गड़बड़ हो जाता है, और वहां कहीं आपकी रिस्क बढ़ती है। रात को नींद होती नहीं है, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं माँ, मैं तो दिन में सो लेता हूँ, मैं तो दिन में सो लेती हूँ, और मेरी नींद तो पूरी हो ही जाती है। पर डे लाइट में आपका ब्रेन मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं करता है, और ये जो नींद रहती है वो रात की नींद ही हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। रात को जब आप सोते हो, तो करीब 1 घंटा पहले आपने आपका मोबाइल यूज करना या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना बंद करना चाहिए। रूम में येलो लाइट रहना चाहिए, व्हाइट लाइट स्टिमुलेट करता है हमारे सिस्टम को, तो आपने येलो लाइट रखना चाहिए। और नींद ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कम बात की हुई एक फैक्टर है, पर आपने जानना चाहिए कि नींद होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह हम सब एकजुट के ब्रेस्ट कैंसर को की लड़ाई जीतेंगे। पर अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का क्या होता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की ब्रेस्ट की जांच करना बहुत जरूरी रहता है। 20 साल के बाद हर एक महिला ने ये करना शुरू करना चाहिए, और ये 20 साल के बाद हर महीने का
माहवारी आने के बाद, मेंसेस आने के बाद 7वें या 8वें दिन करना चाहिए, क्योंकि तब ब्रेस्ट बहुत टेंडर नहीं होती है। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो महीने का 1 दिन आपने निश्चित करना चाहिए। मेनोपॉज़ल है वैसे ही आपने महीने का 1 दिन निश्चित करना चाहिए। और इर्रेगुलर साइकिल्स है तो भी आपने महीने का 1 दिन निश्चित करना चाहिए, जिस दिन आपने हर महीने में आपकी खुद की जाँच करनी चाहिए। इस ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के एक कंपोनेंट है कि खुद को पहले देखें और बाद में आप हाथ लगा के खुद को जांचें। तो जब आप शुरू करते हैं, 5 मिनट का वक्त लगता है। नहाने अगर गए तो आप आपका अपर क्लोथ्स आप रिमूव करेंगे और खुद को मिरर में देखेंगे। दोनों ब्रेस्ट के शेप और कंटूर और साइज को हम वॉच करना है। बहुत बार हाँ, ये रहता है कि दोनों ब्रेस्ट आइडेंटिकली सिमिलर नहीं रहती, एकदम एक सरीकी नहीं रहती। एक ब्रेस्ट स्लाइटली बड़ी रहती है, एक ब्रेस्ट स्लाइटली छोटी रहती है दूसरे से। बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जिनके दोनों ब्रेस्ट आइडेंटिकली सिमेट्रिकल रहती है, दोनों के साइज, शेप, कंटूर एकदम सिमेट्रिकल रहते हैं। पर जब ये दोनों ब्रेस्ट अलग नजर आती है, तो वो दोनों ब्रेस्ट में कितना फर्क है, ये अगर आप हर महीने में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना फर्क है। और उस फर्क में कहीं ज्यादा होता है तो आप उसको बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। सो व्हेन यू नो व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू, यू विल नो व्हाट इज एबनॉर्मल फॉर यू। वो ये आपने बहुत जानना जरूरी है। और उसके बाद दोनों निपल्स की लेवल क्या है, बहुत बार थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट रहता है, तो वो डिफरेंस भी आपने देखना चाहिए। कहीं ये डिफरेंस बढ़ जाता है कि अरे इस बार तो मैं देख रही हूँ तो मेरा निप्पल राइट साइड का थोड़ा ज्यादा ऊपर है, जो इतना ऊपर नहीं था, तो दैट इज समथिंग विच टेल्स यू कि आपने आपके डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। या आपकी त्वचा यानी स्किन ब्रेस्ट की जो रहती है उसमें कुछ फर्क आया क्या, आपको पता चलेगा। कंटूर में कहीं बाहर निकल आ रहा है क्या कोई ब्रेस्ट, या कहीं अंदर खींचा गया है क्या, निप्पल अंदर खींचा हुआ है क्या। और आखिर में आप आपके निप्पल्स को दबा के देखेंगे कि उसमें से कुछ रक्त मिश्रित स्राव आ रहा है क्या। यानी जनरली सिक्रीशंस आते हैं, पर अगर वो सिक्रीशन ब्लड स्टेन्ड है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। और ये जो है आप जिस प्रकार से भी करना चाहो, आप खड़े रह के कर सकते हैं, आप खुद को आराम से चेयर में बिठा के कर सकते हैं, या आपको शॉवर के नीचे करना है कर सकते हैं, सो के करना है तो सो के भी कर सकते हैं। जब आप आपकी लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहते हो तो राइट हैंड यूज करना है और लेफ्ट हैंड सिर पे रखना है। और उसी प्रकार राइट ब्रेस्ट आप जब एग्जामिन करोगे तो राइट हैंड ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड से तपासना है। और अब इसका एक पैटर्न होना चाहिए कि हम किस तरह से ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे ताकि हम कुछ भी जगह न छोड़े। तो सबसे पहला एक है कि आप राउंड जा सकते हैं, यानी आप ऊपर से चालू करेंगे, ये अपना कॉलर बोन से, और फिर बीच में, और फिर नीचे, और फिर एक्सिला में, और फिर ऊपर। इस तरह से गोल गोल करते करते आपने निप्पल तक पहुंचना है। या फिर आप ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इस प्रकार से आपने एग्जामिन करना है। फिर महत्व की बात है कि आपने आपके 3 उंगलियों के इस पल्प से, ये जो है इसके पल्प से आपने एग्जामिन करना है, नहीं बल्कि ये उंगलियां उसके अंदर ऐसे उसको पोकिंग नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पोक करते हैं, उसके टिप से एग्जामिन करते हैं, तो ब्रेस्ट टिश्यू सेपरेट होता है और आपको कहीं छोटी छोटी गठाने लगती है। पर अगर आप इस पल्प से करते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं या किसी के मिलते हैं तो मैडम मेरे इसमें तो गठान है, तो वो इस तरह से वो टिश्यू को पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं। तो इस तरह से कभी भी एग्जामिन नहीं होता है, एग्जामिन इस तरह से होता है। ये जो आपके पल्प है उंगलियों का, उससे आप एग्जामिन करोगे। आपके पीछे की जो चेस्ट की रिब्स है उसके अगेंस्ट आप आपके ब्रेस्ट टिश्यू को ऐसे घुमा के देखोगे तो बहुत आसानी से आपको नोड्यूल या लंप पता चलता है। और इसी प्रकार ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के कारण आज से 20 साल पहले मेरा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ और जो इफेक्टिवली ट्रीट हुआ। और आज मैं आपके सामने आपको ये सब चीजों का महत्व बताने के लिए हूँ। क्यों?
क्योंकि मेरा ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हुआ था और मुझे एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट का बहुत एक इफेक्टिव रिजल्ट मिला और उसी के तहत मैं हूँ। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था। ना मुझे फैमिली हिस्ट्री थी। मेरा बेटा मेरा 30 साल के पहले हुआ था। मैंने मेरे बेटे को 1 एंड हाफ ईयर्स ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर किया था और उस समय मेरी उम्र 45 के ऊपर नहीं थी। जब हुआ था तब बोलते थे कि इंसिडेंस 45 है। मैं 30s में थी जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। सो ये आप अच्छी से जान लो कि आपका रिस्क फैक्टर नहीं है यानी आपको होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हम महिला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये रिस्क फैक्टर्स है तो हमको 100% होगा, ऐसा भी नहीं होता है। So I think I made the signs and symptoms और किस तरह से स्क्रीनिंग होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ होता है तो ज़रूर आप आपके डॉक्टर से मिलिए और वो ही आपको बताएँगे कि आगे क्या करना है। आपके कुछ क्वेरीज़ होंगे, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। आई विल बी वेरी हैप्पी। Alka, I think that is fine. Yeah, it's Yes, fine. yes. Very nice. Dr. Kanchal Sote? Yes. Excellent talk, Dr. Rohini. Excellent. You explained it so well. And सबको सब महिलाओं को अच्छी तरह से आपने इतना अच्छी तरह से समझा दिया सरल लैंग्वेज में. That is very, very important. And the most important part you have said is early diagnosis. That is the most important and that is the crux of the problem. कि महिलाएं बहुत डिले करती है डायग्नोसिस में. Early diagnosis is very important and you have very rightly said there is no prevention, but at least you can do early diagnosis and you can have better life. This thing. And because of your self experience, it is really good that we are really fortunate to have you here to explain all these things. And self breast examination, this is really very important, and you have explained it very nicely. That is that everyone, all of us can definitely do it, and I think after your lecture all of us will start doing that self breast examination, and we can have better prognosis of all these things. So apne the way you have put it, you should not get scared of breast cancer, though it is on the top of the list of all the cancers in women. Still you can fight with it if you do early diagnosis. That's very nice, and we are very much thankful to you for this. Thank you, Dr. Rohini. Thank you. Now, Thank you if there are so much. questions, please go ahead. किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछिए प्लीज. हेलो. I think the lecture was very self-explanatory. Self-explanatory. All points she has covered it. Each and every point in detail. They are so stunned that everything they have understood, it seems. Yeah. She has not got anything. Is there any questions in the chat box? The questions are there some in the email, but she has explained and given the questions are such that she has given all answers to it. Answers. So it will be a repetition. She has also, there is a question that only family members are at risk, but she has explained that also. That also, yes. There is a question, is there any kind of diet? Is there diet you should be having a holistic diet और वही diet आपने follow करना चाहिए आपका वजन फैट कंटेंट न बढ़े. और एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप घी खाओगे या फैट खाओगे तो फैट बढ़ेगा. नहीं, आप किस समय खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, रोटी कितना है, दाल कितना है, चावल कितना है. चावल रोटी ये जो है कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम, अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं. फैट रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है. तो ये सब आपकी मात्रा आपने बहुत ही संतुलित तौर पे लेना है, तभी जाके आपका फैट कम हो. वजन कम करना यानी फैट कम. उसी समय डाइट सिर्फ ऐसा कोई बहुत ही मैजिक या मिरेकल डाइट नहीं है कि आप ये लो और आपको कुछ नहीं होगा. एब्सोल्युटली नॉट. बहुत होलिस्टिक वे में बहुत ही हर एक चीज एक संतुलित आहार जिसको बोलते हैं वो देना चाहिए. साथ में
आपको एक्सरसाइज करना उतना ही महत्वपूर्ण है। So everything comes to the lifestyle again. And this is very, Absolutely. yes, this is very important as far as the modern lady is concerned nowadays. A lifestyle, that is very Lifestyle, important. eating, sleeping, exercising, everything. And because the incidence has increased because of this only, that's what I feel. Because So we have lifestyle has changed, that's why the incidence of Absolutely. lifestyle. मैं हर बार वही बोलती हूँ कि बहुत कुछ अलग नहीं हुआ है या पश्चिमात्य देशों में से और हमारे में भाई हमारे कुछ स्ट्रक्चर अलग है, ब्रेस्ट कुछ अलग नहीं नहीं एब्सोल्युटली नहीं। एक तो हमारे उसका सर्वाइवल रेट कम है क्योंकि जन जागृति कम है, हम लेट पहुंचते हैं। दूसरा पहले से अभी लाइफस्टाइल चेंज हुए करके इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। And young generation should definitely look for this, how to change their lifestyle. That is very important. Very important. They should get aware of it and self-preservation and yes. mammography, awareness of mammography. There is always a fear of mammographies I have seen कि मैंने देखा है कि जब पेशेंट्स आते हैं और उनको हम जब बोलते हैं मेनोपॉज़ल क्लिनिक में कि मैमोग्राफी तो वो थोड़ा हेजिटेट करती है। तो वो डर निकालना बहुत ज़रूरी होता है कि मैमोग्राफी जैसे अभी रोहिणी ने तो सब बता ही दिया है कि रेडिएशन बहुत कम होता है, ये सारी चीज़ें अपन बताते हैं, फिर भी उनमें एक डर रहता है। आखिर में सवाल रहता है कि दर्द होगा क्या? हाँ, दर्द होगा क्या? वो भी मैंने एंड somebody must have told them that वो ब्रेस्ट को बहुत प्रेस करते हैं, तो उसमें बहुत दर्द उसका एक बहुत दर्द उनको लगता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ने एटलीस्ट हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने तो की है अपनी मैमोग्राफी तो कुछ yes what we preach we should practice also so we have done that also. Pain of breast cancer will be more than this mammography. Pain of mammography will be very minimal than the pain of breast cancer. And I think in the college girls we should have these lectures because from that generation we should I think improve lifestyle. Before Corona, we were doing these lectures. We have a project at Start Young by Wait for 35. Kantan Sote and myself, we have started it when we were in IMS, when we were office bearers. So we started this and we had covered, I think most of the colleges were regularly, we were giving lectures on preventable disease, cancers, cervical cancer, osteoporosis and breast cancer. तो ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए स्कूल में भी यानी तो काफी अवेयरनेस आता है उसके बारे में और डर निकल जाता है and what she has said that early diagnosis is very important so in this there is no prevention but early diagnosis knowing the risk factors self breast examination is the important thing and early diagnosis you can only diagnose it yes that is it yeah if there are no questions vote of thanks yeah somebody Jyoti has a thank you. It was a very nice session she has said. So everyone has understood. It seems. Yes. And there are, she has explained everything. There are no questions like this. All the questions which have come, they are all, she has given the answers, but the audience has got the answers for that. Yes. Yes. So, Manisha, over to Manisha. नमस्कार। Excellent talk. Very nice. Thank you so much. आज हमने सुधा मंच के माध्यम से स्तन कैंसर जागरूकता के विषय पर जो चर्चा की है वो मुझे लगता है कि डॉक्टर रोहिणी मैम ने हमें इतने इजी वे से समझाई है कि सभी सखी मंच की सहेलियों को ये सब समझ में आ ही गया होगा और क्वेश्चंस भी किसी ने पूछे हैं किसी ने पूछे चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। रोहिणी मैम आपने आज जो हमें ये जानकारी दी इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और कल कहीं देर न हो जाए इसलिए हमें जागरूकता लाना बहुत जरूरी है इसमें। डॉक्टर अलका कुमार मैम और राधा मैम और डॉक्टर सोरते मैम हमें हमेशा इस विषय पर जो सखी मंच के द्वारा है महिलाओं को जागरूक करते रहती है इसलिए मैं उनके भी दिल से आभारी हूँ और आप सभी सहेलियों ने इस प्रोग्राम में सहभाग लेके जो अपना समय कीमती वक्त हमें दिया है उसके लिए मैं भी तहे दिल से आपकी आभारी हूँ और इस समस्या का जो भी समस्या है महिला जागरूकता लानी है वो इस मंच के द्वारा हम लोग सब इस मंच के द्वारा हम महिलाओं की समस्याओं का हल कर सकते हैं इसलिए सभी ने हम लोगों का साथ देना चाहिए ये मैं सबको भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलो तो फिर मिलते हैं 12 नवंबर अगले महीने के शुक्रवार को एक नए विषय के साथ।
और रोहिणी मैम, सोरते मैम, मैं फिर से आपका एक बार तहे दिल से आभार मानती सिर्फ एक Thank मिनट you. रुकिए आपका। हाँ, बिल्कुल। नीटेड नॉकर्स करके मैंने एक मोमेंट शुरू किया है, और ये नीटेड नॉकर्स जो ब्रेस्ट कैंसर की महिला रहती है, उनका जब ट्रीटमेंट में बहुत बार हमको पूरा स्तन निकाल देना पड़ता है, कभी कभी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी होती है। तो उसके लिए जो ट्रेडिशनल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस अवेलेबल है, बहुत लोगों को प्रोस्थेसिस के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, और कभी ये बहुत कीमती होते हैं उनके लिए, उनके हाथ के बाहर जाता है वो खर्चा। हम लोग ये निटिंग और क्रोशे से इस प्रकार के ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस बनाते हैं, और इसके अंदर हम पॉलीफाइबर फिल अप करते हैं। ये निटिंग का है और ये अनफिल्ड ये है क्रोशे का, और हम ये पूरे भारतवर्ष और बाहर भी बहुत बार सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो बाहर के लोग भी हमें कांटेक्ट करते हैं कि उनको भी चाहिए। ये कॉटन यार्न से बना रहता है, हम ये सबको गिफ्ट करते हैं, वी नेवर सेल इट, वी गिफ्ट इट टू आवर सिस्टर्स। और यहाँ अलग अलग ब्रांचेस, पहले हम 3 लोगों ने शुरुआत की थी इस चीज की, और अभी नागपुर, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, रायपुर, अहमदाबाद और दिल्ली, और अभी नेपाल में भी हमारा एक सेंटर शुरू हुआ है, और वी गिफ्ट इट टू एनीवन हु नीड्स इट, और अलग अलग साइज में अवेलेबल है, और ये कस्टमाइज भी की जाती है। अगर आपके किसी भी सहेली या पहचान वालों को जरूरत है, तो it would be very happy to make them comfortable and give that the smile on their face. So that's what is needed for this. Yes, excellent job you are doing, Dr. Rohini. Excellent. A very noble job and excellent job, Vinny. Really admirable. Yes. There's no words for it. Yes. And really, we are very lucky, fortunate to have you. And Yes. you are associated now with Mansuda. And request, मैं सभी सखी सहेलियों का आभार मानती हूँ यहाँ जुड़े हैं, और ऐसी तरह अपनी और सहेलियों को इस मनसुदा कार्यक्रम में लेके आइए। एक अच्छे कार्यक्रम और आपको जानकारी मिलेंगी। और किसी को भी आज जो डॉक्टर रोहिणी मैडम ने जो बताया है, वो अपनी जो सहेलियां हैं उनको उनके तक भी ये जानकारी दीजिए, सेल ब्रेक एग्जामिनेशन और नीटेड नॉकर्स की। हो सकता है किसी को जरूरत हो और उनके पास पैसे नहीं हो, पर वो उसको मालूम नहीं है कि कहाँ मिलता है, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए, और उसके बारे में हम अपनी मदद हो सके हम करें। धन्यवाद। Thank you so much, Mansuda. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Dr. Radha. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.